बर्फ से ढकी वीरान घाटी में 2 पत्थरों के बीच मिकी फंसा हुआ था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा हैरानी थी। तभी एक आदमी वहां आता है, लेकिन मिकी को बचाने की कोशिश करने के बजाय वो मुस्कुराकर कहता है, कैसा लग रहा है मिकी, तुम बार बार मरते हो और फिर वापस जिंदा हो जाते हो। वो थोड़ी देर चुप रहता है और फिर धीमे से कहता है, ठीक है, अब इस मौत का मजा लो, फिर मिलेंगे। उसके ये कहते ही वो आदमी वहां से चला जाता है और तभी अचानक एक अजीब सा प्राणी बर्फ में से निकलता है और मिकी पर हमला कर देता है। सीन यहीं कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है एक हाईटेक मशीन। उसी मशीन से मिकी को बनाया गया था। अब ये साफ हो जाता है कि मिकी असल में कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इंसानों का एक वेरिएंट है, ऐसा जीव जिसे लैब में बनाया गया खास मिशंस के लिए। जहां भी जान जाने का रिस्क होता था वहां इंसान नहीं, मिकी भेजा जाता था, चाहे वो स्पेस की गहराइयों में जाकर रिसर्च करनी हो या किसी नए ग्रह पर जाकर देखना हो कि वहां इंसान रह सकते हैं या नहीं। हर खतरनाक मिशन पर सिर्फ मिकी को भेजा जाता था, यहाँ तक कि जहरीले वैक्सीन के टेस्ट भी उसी पर किए जाते थे। और जब वो मर जाता तो उसी मशीन से एक नया मिकी तैयार किया जाता, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इस बार उसकी पिछली सारी यादें भी उसके दिमाग में दोबारा इंस्टॉल कर दी जाती। अब समझने के लिए कि मिकी की जिंदगी में ये सब कब और कैसे शुरू हुआ, कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। उस वक्त मिकी और उसके दोस्त ने एक गैंगस्टर से पैसा उधार लिया था, एक बड़ा अमाउंट, अपने नए बिजनेस के लिए, लेकिन वक्त पर पैसा लौटाना उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। अब वो गैंगस्टर उनकी जान का दुश्मन बन चुका था। उसने धमकी दी, अगर पैसे वापस नहीं किए तो तेरे जिस्म का एक एक अंग काटकर बेच दूंगा। इस दुनिया में अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। धरती इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी थी कि इंसानों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। अब इंसान नई प्लैनेट्स की तलाश में थे, एक नई जिंदगी के लिए। इसी तलाश में एक स्पेसशिप तैयार किया गया जो दूर दराज के ग्रहों की ओर रवाना होने वाला था। उस मिशन के लिए ढेर सारे लोगों की जरूरत थी। मिकी भी इस दुनिया से भाग जाना चाहता था। अपनी बुरी किस्मत, गैंगस्टर की धमकी और जिंदगी के बोझ से वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस स्पेसशिप में कौन सा काम करना होगा। बस उसे एक फॉर्म थमा दिया गया। उस फॉर्म में एक ऑप्शन था, एक्सपेंडेबल। मिकी ने बिना कुछ सोचे उस ऑप्शन को चुन लिया, बिना ये समझे कि इसका मतलब क्या है। फॉर्म भरने के कुछ मिनट बाद एक लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने मिकी से पूछा, क्या तुमने सच में एक्सपेंडेबल के लिए फॉर्म भर दिया? तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? ये काम ऐसा है जहां तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, खाना भी कम मिलेगा, और अगर तुम मरे तो तुम्हारी जगह तुम्हारा नया वेरिएंट तैयार कर दिया जाएगा। तुम्हारी मौत को बस एक रुकावट की तरह देखा जाएगा, मतलब तुम्हें बार बार मारा जाएगा। वो लड़की मिकी की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सन्नाटा था। हर बार तुम्हारा शरीर फिर से बनाया जाएगा इस स्पेसशिप के बायोलॉजिकल वेस्ट से। तुम्हारा नया शरीर एक वेरिएंट कहलाएगा, और हर बार तुम्हें फिर से वही मौत का दर्द झेलना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मिकी कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में डर, थकान और हार सब कुछ था। फिर भी वो धीरे से सिर हिलाता है। हाँ, बस उसी पल उसका दिमाग एक प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। उसकी सभी यादें एक हार्ड ड्राइव में सेव होने लगती हैं, ताकि अगली बार जब उसका नया वेरिएंट तैयार हो तो वो सब कुछ पहले जैसा याद रख सके। प्रोसेस खत्म होते ही वही लड़की दोबारा आती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वो उसे मिकी के हाथ में थमाते हुए कहती है, अब खुद को मार डालो। मिकी थोड़ा हिचकिचाता है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कांपती हैं, लेकिन वो जानता है उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धाएं, एक झटका और मिकी का शरीर गिर जाता है। उसका शरीर बायो वेस्ट डंप में फेंक दिया जाता है। कुछ घंटों बाद मशीन से एक नया शरीर बाहर निकलता है, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अब वो फिर से जिंदा है, उसका नया वेरिएंट। अब वो नॉर्मल लोगों के साथ एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है जैसे उसने कभी कुछ खोया ही ना हो। इसी बीच हम मिलते हैं केनेथ मार्शल से। वो उस मिशन का हेड है। एक भाषण दे रहा होता है, बहुत जल्द हम एक नई दुनिया बसाएंगे, एक ऐसी जगह जहां इंसान फिर से सांस ले सकेगा, जी सकेगा। तालियों की गूंज होती है, लेकिन मिकी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास आती है एक सिक्योरिटी एजेंट नाशा। उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें टकराईं, कोई कनेक्शन सा महसूस हुआ। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और बातों का सिलसिला इतना बढ़ा कि वो अच्छे दोस्त बन गए। कुछ ही वक्त में ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मिकी की जिंदगी में थोड़ी खुशी लौटने लगी, लेकिन ये खुशी भी हर बार एक कीमत पर मिलती थी, मौत की कीमत पर। वो बार बार मरता और हर बार जिंदा होकर फिर नाशा के पास लौट आता। आखिरकार स्पेसशिप निफ्लिम ग्रह के करीब पहुंच गया। वहां की सतह पर बर्फ थी, जिसका मतलब था वहां पानी और ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन सवाल ये था, क्या वहां की हवा इंसान के लिए सेफ है? इसका जवाब जानने के लिए एक बार फिर मिकी को ही नीचे भेजा गया। उसे कहा गया, मास्क उतारो। जैसे ही उसने मास्क हटाया, अजीब से बैक्टीरिया उसके शरीर में चले गए।
कुछ ही मिनटों में उसका शरीर कांपने लगा और नाक से खून बहने लगा। वैज्ञानिक उसकी बॉडी से बैक्टीरिया के सैंपल निकालते हैं और उनके खिलाफ वैक्सीन तैयार करने लगते हैं। लेकिन ये आसान नहीं था। हर वैक्सीन, हर टेस्ट मिकी पर ही किया गया। 1 बार नहीं, 12 बार नहीं, 13 बार उसे मारा गया ताकि सही एंटीडोट तैयार किया जा सके। आखिरकार वो वैक्सीन तैयार हो गई, एक ऐसा इंजेक्शन जो किसी भी इंसान को निफलिम ग्रह पर जिंदा रख सकता था। अब मिकी के साथ 3 और क्रू मेंबर्स को उस ग्रह पर भेजा गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी अचानक बर्फ की बड़ी चट्टानें हिलने लगी और एक लड़की उनके नीचे दब गई। वो मारी गई। जब मिकी वापस स्पेसशिप में लौटा तो केनेथ मार्शल गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने मिकी की तरफ इशारा करते हुए चीखा, तुम्हें मर जाना चाहिए था। एक्सपेंडेबल तुम थे, तुम मरते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़की हमारी फ्यूचर थी, उसे अगली जनरेशन बनानी थी। अब सब खत्म हो गया। ये तुम्हारी गलती है और अब तेरी उस गलती की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। आज से तुझे कम खाना मिलेगा और जहां तेरी शिफ्ट 12 घंटे की थी अब वो सीधा 18 घंटे की होगी। ये सुनते ही मिकी अंदर से टूट सा जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। फिर वो धीरे से कहता है, मैंने वहां कुछ देखा था, एक अजीब सा जानवर। मैंने उसे नाम दिया है क्रिपर। केनेथ मार्शल उसकी बात सुनकर पहले कुछ सोचता है, फिर आदेश देता है, तो वापस जाओ और उस जानवर को पकड़ कर लाओ। मिकी, जिसे पहले ही थकान और भूख ने तोड़ रखा था, फिर से उसी खतरनाक निफलिम ग्रह की ओर निकल पड़ता है। क्रिपर को पकड़ने के इरादे से वो जंगलों में भटकता रहता है और तभी वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। यही वही सीन था जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी, जहां हमने पहली बार देखा था कि एक अजीब सा जीव मिकी पर झपटता है। लेकिन उसने मिकी को मारा नहीं। मिकी ने खुद उससे कहा था, मुझे खा जा, खत्म कर दे। लेकिन उस क्रिपर ने कुछ और ही किया। उसने मिकी को मारने की बजाय गड्ढे से बाहर खींच लिया। मिकी हैरान था। अब तक उसे यही बताया गया था कि ये एलियन क्रिएचर इंसानों के दुश्मन हैं, लेकिन इसने तो उसकी जान बचा ली। अब मिकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये जानवर दुश्मन है या मिसअंडरस्टूड। थोड़ी देर बाद मिकी एक ट्रक में बैठता है जो उसे वापस स्पेस शटल के पास ले जा रहा था। ट्रक में 2 भारी भरकम कीमती पत्थर भी थे जो इस ग्रह से निकाले गए थे। उन्हीं के साथ मिकी शटल तक पहुंचता है और एग्जॉस्शन से बेहाल होकर सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन जो होने वाला था उसके लिए मिकी बिल्कुल तैयार नहीं था। कई घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक और मिकी खड़ा था। उसे एक पल को लगा कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है या फिर मर चुका है, लेकिन नहीं, ये मिकी 18 था। एक नया वर्जन, एक और क्लोन। मिकी 17 ने अभी कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन मिकी 18 उसकी ओर घूरते हुए कहता है, तू अपनी जिंदगी जी चुका है, अब मेरी बारी है। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और मुझे जीना है। एक से ज्यादा वर्जन्स का जिंदा रहना गैर कानूनी है, इसलिए तू अब मरेगा। मिकी 17 के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो जानता था ये सिस्टम उन्हें इंसान नहीं बल्कि रिसोर्स समझता है, जिसे जब चाहा बनाया, जब चाहा मिटा दिया। सरकारी अफसरों ने एक नया नियम बना दिया था, अब 1 से ज्यादा इंसानों का साथ रहना गैर कानूनी था। ये बात याद दिलाते हुए मिकी 18 ने मिकी 17 की तरफ ठंडी निगाहों से कहा, तेरे जैसे मल्टीपल्स का रहना मना है, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मैं वो काम कर दूंगा जो करना है। मिकी 17 ने बेचैन होकर विनती की, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरा खाना खाओ, बस मुझे थोड़ी और जीने दो। मुझे इंसानों को ये बताना है कि वो क्रिपर्स कोई खतरा नहीं है, उन्हें मारना सही नहीं होगा। ये क्रिपर्स इंसानों के दुश्मन नहीं बल्कि बस मिसअंडरस्टूड हैं। दोनों उसी वक्त जैविक कचरे के पास खड़े थे जहां अचानक मिकी का पुराना दोस्त टेमो आ गया। टेमो वही लड़का था जिसने मिकी से कर्ज लिया था, जिसकी वजह से मिकी को फालतू घोषित कर दिया गया था। दोनों मिकी वर्जन्स टेमो से बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने उसे ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंक दिया था। लेकिन जैसे जैसे और लोग आए, टेमो को बचाना पड़ा। जब टेमो वापस आया तो वो बुरी तरह डर चुका था। मिकी 18 और मिकी 17 ने उस डर का फायदा उठाया और टेमो को धमकाया, अगर तू किसी को बता देगा कि हम दोनों यहाँ जिंदा हैं तो तुझे फिर से ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंक दिया जाएगा, इसलिए चुप रहना। इसके बाद मिकी 17 अपने कमरे में वापस चला गया, जबकि मिकी 18 के साथ नाशा गया कुछ जरूरी काम के लिए। थोड़ी देर बाद मिकी 17 के कमरे में केनेथ मार्शल के लोग आए और उसे ले गए, कहते हुए, तुम्हारे लिए एक दावत रखी गई है। मिकी के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। केनेथ मार्शल ने आज उसे सम्मान दिया था और साथ में खाना भी खिलाया। लेकिन मिकी 17, जो कई दिनों से भूखा था, उस खाने को लेकर ठीक महसूस नहीं कर रहा था। जब वो खाना खा रहा था तभी यहाँ की वैज्ञानिक जेम्मा आई। जेम्मा ने केनेथ मार्शल से बेबाकी से कहा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी को दावत पर बुलाना, उसे सम्मान देना और फिर उसे गंदा खाना खिलाना, ये कैसा खेल है। मिकी 17 को अब पता चला कि जो खाना उसे दिया गया था वो सिंथेटिक मांस था, मतलब वो बनावटी मांस जिसे असल इंसानी खाने के लिए अभी टेस्ट किया जा रहा था। पहले ये मांस एक फालतू यानी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट पर आजमाया जा रहा था कि ये सेफ है या नहीं। मिकी ने जैसे ही खाना खाया
उसके गले में सूखापन होने लगा, उल्टी भी होने लगी। ये देखकर सबको समझ आ गया कि ये सिंथेटिक मांस बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इतना ही नहीं, अचानक एक साइंटिस्ट ने मिकी को एक इंजेक्शन दिया और जैसे जैसे इंजेक्शन का असर हुआ, मिकी की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन जो बर्ताव जेम्मा ने मिकी के साथ किया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मिकी को अपनी केबिन में लेकर गई और उसे गर्मागर्म चाय भी दी। दोनों के बीच बातचीत हुई और जेम्मा को मिकी की सच्चाई, उसकी फितरत बहुत अच्छी लगी। चाय खत्म करके मिकी जल्दी से उठ गया और अपनी केबिन की तरफ चला। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नाशा, मतलब उसकी दोस्त, यहाँ पहले से ही मौजूद थी। इस बार नाशा मिकी के साथ बैठी थी और उसकी आंखों में कुछ अनकही बातें थीं। वो पूरी तरह हैरान थी कि दो मिकी एक ही टाइम पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। उसे लग रहा था कि ये मामला किसी तरह सुलझाना होगा। लेकिन तभी जेम्मा मिकी 17 के पीछे पीछे आई। वो फौरन अधिकारियों के पास गई और शिकायत करने लगी। तभी नाशा ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, मिकी जिंदा है या नहीं, तुम्हें कुछ नहीं खोना है। मैं मिकी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जेम्मा ने उसकी बात सुनी, लेकिन इससे पहले कि कोई और बोल पाता, वहां अचानक तेज आवाज सुनाई दी, मीटिंग रूम से। वहां केनेथ मार्शल ने नेफिलिम ग्रह से लाए गए उन कीमती पत्थरों पर अपना नाम खुदवाना शुरू कर दिया था, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि वो और उसकी पीढ़ी नेफिलिम ग्रह की पहली कॉलोनाइजर्स हैं। जैसे ही पत्थर पर नाम खुदवाया जा रहा था, दो बेलें निकल आईं। एक बेल सीधे केनेथ मार्शल पर हमला कर दी और दूसरी लड़खड़ाकर गिर गई। फौरन हड़कंप मच गया। जेम्मा और नाशा दोनों ने उस आवाज को सुना और मीटिंग रूम की तरफ भागे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी तुरंत वहां पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी से उस क्रिपर को मार गिराते हैं जिसने केनेथ मार्शल पर हमला किया था। लेकिन वहीं मिकी 18 का गुस्सा अपने चरम पर था, क्योंकि केनेथ मार्शल की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। इसी गुस्से में मिकी 18 ने केनेथ मार्शल को मारने की कोशिश कर दी। उसकी ये गलती तुरंत सबका ध्यान मिकी 17 और मिकी 18 की तरफ खींच लाती है। साथ ही नाशा भी फंस जाती है, क्योंकि उसने इस पूरे मामले की रिपोर्ट नहीं की थी। जो क्रिपर पहले भाग गया था उसे भी पकड़ लिया गया और वहीं से नए खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हो जाती है। अब मिकी 17 और नाशा एक साथ बैठकर इस सिचुएशन पर चर्चा कर रहे थे। डेमो वहां आता है और मिकी से बात करता है, देख, जिससे हमने कर्ज लिया था उसने साफ कह दिया है कि हमें उसकी रकम जल्द से जल्द लौटानी होगी। हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने धमकी दी है कि या तो मेरा या तेरा कोई हिस्सा ले जाएगा। देख, तू तो एक्सपेंडेबल है, अगर तू मर भी गया तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। पर अगर मेरे शरीर का कोई हिस्सा चला गया तो मैं क्या करूंगा? मिकी जवाब देता है, देख, मेरा गुस्सा मुझे बार बार मुसीबत में डालता है। मैं वही हूँ जिसने कभी तुझे ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंकने की कोशिश की थी। फिर मिकी कहता है, एक काम कर, मेरी बॉडी का एक हिस्सा ले ले। तभी जैसे ही होशी डेमो की तरफ आता है, मिकी 18 उसे अचानक शॉक दे देता है। यही उसका प्लान था। मिकी 18 डेमो की जेब से चाबी भी चुरा लेता है। अभी डेमो को अभी छोड़ा गया था कि अचानक कुछ और लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग जानते थे कि केनेथ मार्शल की पत्नी ने उस क्रिपर की पूंछ से सॉस बना रखी है, जिसे वो बहुत पसंद करता था। अब केनेथ खुद उसी क्रिपर की पूंछ चाहता था जिसे उसने जलाने का फैसला किया था, और ये तीनों उसे देने के लिए तैयार थे। स्पेस शटल के बाहर लगे कैमरों से केनेथ मार्शल देख सकता था कि एक छोटे से पत्ते के लिए उसके आसपास हजारों पत्ते उसकी स्पेसशिप की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वो चाहता था कि उन्हें सब खत्म कर दिया जाए, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी ने कहा, उन जीवों को मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। पहले इन तीनों को जाने दो, अपना काम पूरा करने दो। जब तुम्हें उनके जीवों की पूंछ मिल जाएगी तब उन्हें मार देना। ये सुनकर नाशा आग बबूला हो गई। उसने केनेथ से तीखा सामना किया और चिल्लाते हुए कहा, तुम सच में कितने शर्मसार इंसान हो। अपने जीभ के स्वाद के लिए तुमने कितने मासूम जीवों को घायल कर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? नाशा के शब्दों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी कि उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन केनेथ मार्शल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और भड़क गया। अपनी क्रूर सजा में उसने उस छोटे से मासूम पौधे को एक रस्सी से बांध दिया और वो रस्सी नाशा के दांतों के बीच पकड़वा दी। उसे जैविक कचरे के पास लाकर रख दिया और गुस्से में बोला, अगर ये रस्सी तेरे मुंह से छूट गई तो इसे मार दिया जाएगा। नाशा बिना कुछ कहे आंखों में आंसू और दांत भींचकर वो रस्सी थामे रही, अपने जबड़े की ताकत से उस मासूम की जान बचाने के लिए। उधर मिकी 17 और मिकी 18 को स्पेसशिप से नीचे ग्रह नेफिलिम पर उतार दिया गया। उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा, देखा कि चारों तरफ अजीब रहस्यमय जीव स्पेस शटल के आसपास ही मंडरा रहे थे। मिकी 17, जो पहले से ही एक ऐसे जीव से मिल चुका था, चाहता था कि बिना लड़ाई के ये सुलझ जाए। उसने एक शांत आवाज में उस जीव से कहा, मैं इंसान हूँ और मेरे पास जहरीली गैसें हैं। अगर तुमने हमला किया तो मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वो जीव टेलीकिनेसिस की ताकत रखता था। बिना बोले सीधे मिकी 17 के दिमाग में संदेश भेजता है, तुमने हमारा क्रिपर मार डाला है, वो अभी भी तुम्हारे पास है। अगर तुम अपने ही दोस्त को खत्म कर दोगे तब शायद मैं सोचूं। फिर वो प्राणी आगे कहता है,
मरे हुए पौधे की जगह मेरा दूसरा पौधा वापस दो, तभी तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना हम भी कुछ कम नहीं। हमारे पास ऐसी ध्वनि तरंगे हैं जो तुम्हारे कानों को चीर देंगी और तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। और जैसे ही उसने कहा, वो भयानक चीखता है, इतनी डरावनी आवाज कि मिकी 17 और मिकी 18 को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। वो दोनों कांप रहे थे। मिकी 17 को अब पूरी तरह से समझ आ चुका था, ये जीव कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। तुरंत वो स्पेसशिप के कैमरे की ओर दौड़ता है और अपने हाथ हिलाकर इशारा करता है ताकि अंदर मौजूद लोग समझ सकें कि क्रिपर बच्चे को छोड़ दो। नाशा जो रस्सी मुंह में दबाए बैठी थी, उसकी आंखों में वो इशारा पढ़ लेती है। उसे समझ आ जाता है कि ये एक सौदा है, एक जीवन बचाने का मौका है। लेकिन वहीं अंदर केनेथ मार्शल को ये गलतफहमी हो जाती है कि मिकी शायद उन प्राणियों से गुपचुप कोई बात कर रहा है। उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है। वो गुस्से में कहता है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, मैं इस मिशन का लीडर हूँ। और पीछे से उसकी सेक्रेटरी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है, जी सर, बिल्कुल आप ही जाइए। आप अगर खुद जाकर उनसे बात करेंगे तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा और आपकी इज्जत वो आसमान छू लेगी। केनेथ मार्शल को ये तो था ही कि वो खुद बात करने जाएगा, लेकिन उसकी चालें हमेशा दोहरी होती थीं। उसने सोचा जब वो बाहर जाएगा तो मिकी 17 और मिकी 18 को भी जरूर साथ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मदद करें, बल्कि इसलिए कि वो कंट्रोल में रहें। इसलिए उसने उन दोनों के सूट में लगे माइक्रो बॉम्ब्स का रिमोट खुद अपने पास रख लिया ताकि जरूरत पड़ने पर एक बटन दबाकर उन्हें उड़ा सके। बाहर जाते वक्त केनेथ के चेहरे पर वो सत्ता वाला घमंड साफ दिख रहा था। उसी समय अंदर बैठी नाशा अपने अंदर की सारी हिम्मत समेटती है। वो रस्सी मुंह में थामे उस छोटे से पौधे को अपने साथ लेकर तमाम खतरों से लड़ते हुए उसे बाहर खींच लाती है ताकि वो मासूम पौधा अपनी माँ के पास लौट सके। भागते हुए वो मिकी 17 के पास आती है और कांपते हाथों से वो पौधा उसे थमा देती है। मिकी 17 कुछ कह नहीं पाता, बस आंखों में कृतज्ञता और अर्जेंसी भरकर उस पौधे को लेकर दौड़ पड़ता है, सीधे उस रहस्यमय जीव की ओर जो उसका सौदा मांग रहा था। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। उस विशालकाय जीव ने साफ 2 शर्तें रखी थीं। पहली, उसका मरा हुआ पौधा यानी बेल जिंदा वापस मिले। दूसरी, उसकी उस बेल की 17 ने पहली शर्त पूरी कर दी थी, लेकिन अब दूसरा कौन जान देगा। तभी मिकी 18 आगे आता है। बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा केनेथ के पास पहुंचता है। दोनों के सूट में बम फिट था, लेकिन मिकी 18 के पास भी रिमोट था और इस बार वो खुद फैसला करता है। उसने केनेथ की आंखों में देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और अगली ही पल बटन दबा दिया। एक धमाके के साथ केनेथ मार्शल और मिकी 18 की जान वहीं चली जाती है। लेकिन इसके साथ ही उस रहस्यमय माबेल का बदला पूरा हो जाता है। वो अपने सारे जीवों को एक साथ इकट्ठा करती है और जैसे वादा किया था वैसे ही चुपचाप वहां से निकल जाती है, बिना कोई और खून बहाए। कट टू 6 महीने बाद हम देखते हैं एक नया युग शुरू हो चुका है। नाशा अब स्पेस कम्युनिटी की प्रमुख बन चुकी है, एक बहादुर, निडर और करुणामयी लीडर। मिकी 17 अभी भी जिंदा है और अब उसे सौंपा जाता है एक खास रिमोट, वो मशीन जिसे उसने कभी भगवान समझा था, जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, उसे खत्म करने का रिमोट। नाशा उसके पास आती है, मुस्कुराकर कहती है, अब ये रिमोट तुम्हारा है। उस मशीन ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी, अब उसे खत्म करने का हक सिर्फ तुम्हारा है और अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मिकी 17 चुपचाप रिमोट देखता है, फिर बिना एक पल की देरी किए बटन दबा देता है। मशीन खत्म हो जाती है और बस यहीं इस कहानी का अंत होता है, एक सुकून भरा, आशावादी और भावुक समापन। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।